A very good morning to all of you. Today we will discuss the next one topic of our chapter number 12, official reserve account. As we already studied about the concept of the balance of payment account, the first one element of the balance of payment account, that was the current account. The second one element of the BOP was the capital account. After that, we have studied how to calculate the overall balance of the balance of payment account, in which current account balance plus capital account balance plus errors and omissions plus was equal to the overall balance. Now one more account is there, that is, we can say that can be a part of the BOP as well as not be the part of a BOP. डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमी कि वो इसे पार्ट लेके चल रहे हैं या नहीं लेके चल रहे हैं. द मेन थिंग इज देयर कि अगर बीओपी में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम की, कि उसका सरप्लस होता है या शॉर्टेज होती है फंड्स की, देन इट इज मेनली रेक्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट. So the official reserve account, mainly it is related to the foreign exchange reserve of an economy uh, along with the RBI. So generally जब भी BOP का बैलेंस निकाला जाता है, ये किसको अल्टीमेट रिफ्लेक्ट करता है? It just reflect the overall balance of the official reserve account by the RBI, held by the RBI. कि RBI क्या है? हमारा मेन कस्टोडियन है on which thing the foreign exchange रिजर्व्स, कि हमारी इकोनॉमी के जितने भी रिजर्व्स हैं इंटरनेशनल लेवल के, वो किसके पास रहते हैं कंटिन्यू? दैट इज मेनली हेल्ड बाय द आरबीआई, राइट. और जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं कंट्री की, वो किसके थ्रू रूट की जाती हैं, किसके थ्रू डील की जाती है? आरबीआई के. तो अब यहाँ पर क्या सिचुएशन आ जाती है कि अगर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो बैलेंस है अगर वो पॉजिटिव है, तो इट मीन्स कि हमारे ऑफिशियल रिजर्व जो आरबीआई के पास है वो इंक्रीज हो जाते हैं. और अगर ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव है, तो इट विल लीड टू द डिक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व. द सिंपल थिंग इज देयर कि अगर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का जो आंसर आया है वो एक्सेस में पॉजिटिव सेंस में आया है, इट विल लीड टू द इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व्स हेल्ड बाय द आरबीआई. जैसे कि हमारे इस इलस में जो हमने लिया था, यहाँ पर पॉजिटिव आंसर आया 43,574 यूएस मिलियन डॉलर. इट मींस कि हमारे ऑफिशियल रिजर्व 43,574 मिलियन डॉलर से यूएस मिलियन डॉलर से इंक्रीज हो गए, राइट. तो मैनी टाइम इट हैपेंड कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को एज ए पार्ट भी शो किया जाता है, रेदर देन सेपरेट अकाउंट शो करने की बजाय एज ए पार्ट ऑफ बीओपी भी शो कर दिया जाता है. तो अगर वो बीओपी, अगर if the economy is going to consider the official reserve account as a part of the BOP, तो हमारा BOP जो ओवरऑल आएगा दैट विल बी इन अ बैलेंसिंग सिचुएशन. वहां पर अल्टीमेटली क्या होगा, उसके जो भी साइन होंगे, मींस either the BOP is in the surplus or the shortage, that will automatically be rectified through the help of the transactions of official reserve account. मींस कि अगर लगा लीजिए अगर इंक्रीज हो रहा है ऑफिशियल रिजर्व में, तो मेनली वो एक नेगेटिव साइन से शो किया जाएगा, और डिक्रीज जो होगा वो एक पॉजिटिव साइन से किया जाएगा, ताकि उसे रेक्टिफाई किया जा सके आपस में. पॉजिटिव एंड नेगेटिव जस्ट रेक्टिफाई ईच अदर. तो जहां पर मेनली क्या आ जाता है कि अगर आपको ऑफिशियल रिजर्व, if it is shown as the part of the BOP account, it will shows the BOP always in a perfect balance situation. It means कि हमारा जो BOP account होगा वो हमेशा जीरो के बराबर आएगा. जैसे देखिए यहाँ पर ये ओवरऑल आ गया, तो हमारा ओवरऑल बैलेंस इस क्वेश्चन में कितना आया? द ओवरऑल बैलेंस इज 43,574. दिस इज द पॉजिटिव बैलेंस ऑफ द BOP. इट मीन्स द एक्सेस ऑफ ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट. अब यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी कि आरबीआई को अब इतने ही कम रिजर्व रखने पड़ेंगे,
क्योंकि आरबीआई अपनी एक प्रॉपर सिक्योरिटीज रखता है। तो अगर हमारा बीओपी है वो अगर एक्सेस भी शो कर रहा है तो हमारा ऑफिशियल रिजर्व क्या करेगा, उसको नेगेटिव कर देगा, सो दैट इट कैन बी इन द स्टेट ऑफ जीरो। जो बैलेंस आपका आएगा वो हमेशा किस में आना चाहिए, जीरो। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो अल्टीमेटली बीओपी को बैलेंस करने के लिए भी यूज किया जाता है। ये सिचुएशन तब हो गई जब आपका ऑफिशियल रिजर्व जो है वो एज ए पार्ट ऑफ बीओपी दे आर शोइंग, मीन्स ये आपको नथिंग एल्स इट विल शो, ये आपको सिर्फ इतना दिखाएगा कि ऑफिशियल रिजर्व के टोटल स्टॉक में कितना चेंज आया है ड्यू टू द बीओपी बैलेंस। और अगर यहाँ पर बीओपी का सपोज आपका बैलेंस जो है वो नेगेटिव में आता है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाएगा, मीन्स द ऑपोजिट सेंस विल बी यूज्ड इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द बैलेंस। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए आपका ऑफिशियल रिजर्व जो है वो एज ए पार्ट शो नहीं किया जा रहा, उसको सेपरेटली शो किया जा रहा है, तो इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन विल बी कंसीडर्ड एज बिलो द लाइन। बिलो द लाइन मीन्स देखिए यहाँ पर लाइन से अबव दिखाया गया है वो लास्ट में, ऑफिशियल रिजर्व इज हेयर अबव द लाइन वर्क, और उसमें क्या हो जाएगा, ये बिलो द लाइन में शो किया जाएगा। जैसे द सिंपल थिंग, बीओपी का सरप्लस क्या आएगा, जब आंसर जो है वो पॉजिटिव में आया, डेफिसिट आंसर नेगेटिव में आया। और जब भी कभी बीओपी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट आपका एक पार्ट है करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का, तो बैलेंस हमेशा जीरो आएगा। Now the next one topic is there, that is the equilibrium and disequilibrium in BOP. So the simple term is there, means when the BOP is in the balancing situation, that will be termed as the equilibrium situation. Here in the language of BOP we can call like that the BOP equilibrium is struck when current account balance plus capital account balance plus errors and omissions are equal to zero. There isn't any kind of the change in the official reserve account, right? So simply अगर हम errors omissions को avoid कर देते हैं suppose, तो हमारा BOP equilibrium कब होगा, current account plus capital account balance is equal to zero, कि हमारे official reserve में कोई भी movement नहीं हुआ, चाहे वो increase की form में था या decrease की form में था, if there isn't any kind of the movement in the foreign exchange reserves. सो द सिंपली हेयर कि मेनली क्या आता है कि बीओपी इक्विलिब्रियम में ऐसे स्टेट में भी आ जाता है कि एक अकाउंट के नेगेटिव बैलेंस ने दूसरे अकाउंट के पॉजिटिव बैलेंस को रेक्टिफाई कर दिया, काउंटर बैलेंस कर दिया। मींस द ओवरऑल थिंग इज देयर कि बीओपी कब इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा, जब ऑफिशियल रिजर्व में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, द सिंपल थिंग इज देयर कि इक्विलिब्रियम ऐसे स्टेट आ जाएगी जिसमें इनफ्लो जो है आउटफ्लो के बिल्कुल इक्वल प्रूव हो जाएगा कि ऑफिशियल रिजर्व जो है फॉरेन एक्सचेंज या गोल्ड विद द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री देयर इजंट एनी काइंड ऑफ द चेंजेस इन दैट। ऑन द ऑपोजिट साइड अगर हम बात करें डिसइक्विलिब्रियम की, तो डिसइक्विलिब्रियम में हम क्या कहेंगे कि जब जो टोटल है करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इक्वल नहीं है तो जरूरी नहीं है वो एक पर्टिकुलर टर्म में ही होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। सो द सिंपल टर्म इज देयर, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, if there is any kind of the balance which is in the form of the positive number, then it is termed as the BOP surplus। और अगर यही चीज करंट अकाउंट बैलेंस कैपिटल अकाउंट बैलेंस जो है कुछ नेगेटिव नंबर में है, इट इज इंडिकेटेड द BOP डेफिसिट। सो द मेन थिंग इज देयर कि BOP डिसइक्विलिब्रियम कब अराइज होता है, व्हेन द बैलेंस इज नॉट इक्वल टू द जीरो। इट मींस कि ऑफिशियल रिजर्व में कुछ ना कुछ मूवमेंट आएंगे ही आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। तो सरप्लस कब होगा, द सरप्लस इज देयर व्हेन सिंपली वी कैन कॉल द करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज सम पॉजिटिव नंबर। इट मींस द इनफ्लो इज देयर,
कि दूसरी कंट्री से हमारे पास पैसा आया है और इट विल लीड टू द इंक्रीज इन रिजर्व्स। और डेफिसिट अकाउंट कब होगा? करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, जब आंसर किस में आया? In the form of the negative number. It means the outflow is there. It means outflow अगर हो रही है, बाहर जा रहा है reserves, there will be the decrease in the official reserves account. So simply the disequilibrium can be of two types, the surplus and the deficit. Surplus in the form of the positive number, deficit in the form of the negative number. Now the last one topic is there of the BOP account, that is the autonomous and accommodating items of BOP account. कि अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि जो हमारे बीओपी के अंदर ट्रांजैक्शंस को हम इंक्लूड करते हैं इधर ऑफ द करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट, हम उन्हें जनरली दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, ऑटोनोमियस एंड accommodating account items. The first one, in a simple language I can tell you कि जो हमारी करंट और कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं दैट आर नोन एज द ऑटोनोमियस ट्रांजेक्शन, बट जो हमारी रेस्ट ऑन ऑफिशियल रिजर्व की ट्रांजेक्शन्स होती हैं दैट इज नोन एज द accommodating items. So here simply we can call like this, that the autonomous item refers to that transaction which are undertaken with a view to making प्रॉफिट, कि ये सारी हो गई वो ट्रांजैक्शंस हो गई जो मेनली प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती हैं, और मेनली इन्हीं ट्रांजैक्शंस की वजह से क्या होता है, बीओपी या तो डेफिसिट क्रिएट होता है या सरप्लस क्रिएट होता है। और ऑन द अपोजिट साइड वी कैन कॉल कि जो हमारी अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं ऑन द अदर हैंड, इट रेफर्स टू ऑल दोस ट्रांजैक्शंस which are undertaken by the central bank with a view to correcting the balance of payment imbalance and restoring equilibrium. It means कि official reserve की transactions कि जो mainly RBI किस लिए लेता है, in order to make a balance situation of the BOP, और BOP के equilibrium को generate करता है फिर से। ओके, द मेन थिंग इज देयर कि जो अकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं एक्चुअल में उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, बट इन द ऑटोनोमियस आइटम वी कैन कॉल द मूवमेंट इज देयर। द मेन थिंग इन द अकोमोडेटिंग आइटम, नो एनी मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर देयर। वहां पर मेनली क्या काम आ जाता है, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक करता है, इट इज मेनली रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द ऑफिशियल रिजर्व्स। और जनरली अगर ऐसा आ जाए कि जो हमारी अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं ऑफिशियल रिजर्व के आइटम्स, अगर उसे एज ए पार्ट शो नहीं किया जा रहा देन इट इज कंसिडर्ड एज बिलो द लाइन आइटम, और जो हमारी ऑटोनोमियस आइटम है इट इज कंसिडर्ड एज अबव द लाइन आइटम, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्लीट होने से वो अबव शो कर दी एंड देन वन दीज वन आर शोइंग एज द बिलो द लाइन। तो मेरे हमारा जो मेनली बीओपी डेफिसिट या सरप्लस क्रिएट होता है, एस्टिमेट होता है, वो मेनली ऑटोनोमियस आइटम के ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कौन करता है, ओनली द आरबीआई। सो ऑटोनोमियस डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज टर्म्स, autonomous refers to the transactions which are undertaken for the consideration of profit and which are not undertaken with the consideration of profit. तो ऑटोनोमियस में मेनली क्या होता है, ये बीओपी में इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं, चाहे वो सरप्लस है या डेफिसिट है, और अकोमोडेटिंग आइटम्स में मेनली वो बीओपी में बैलेंस क्रिएट करने के लिए कंडक्ट की जाती है, मेनली विद द हेल्प ऑफ द आरबीआई। इन द ऑटोनोमियस आइटम मेनली मूवमेंट इंक्लूड होता है गुड्स एंड सर्विसेज का अक्रॉस द बॉर्डर, और अकोमोडेटिंग आइटम्स में ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होता, उसमें सिर्फ ऑफिशियल रिजर्व का मूवमेंट होता है। ऑटोनोमियस आइटम आर क्लासिफाइड एज अबव द लाइन, accommodating items are classified as below the line. So these are the total concepts of the chapter number 12, balance of payment account.